देखिए बेटा अपना क्लास नंबर सेकंड आई हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें किसी को एग्जांपल नंबर 1 में डाउट नहीं है, 2 में डाउट नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में डाउट पूछा है एक बच्चे ने। क्वेश्चन इल्यूस्ट्रेशन नंबर 4 का सेकंड पार्ट इनॉग्रेशन एक्सपेंस किए थे बेटा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, उससे कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है, चलिए 5th में डाउट किसी को, 6th में डाउट, ठीक है, किसी को भी डाउट नहीं है। अभी सभी ने कर तो लिया ना, एक तो डाउट है इसलिए कि हमने किया नहीं, कर लिया ना बेटा, भूमिका जी कर लिया, जैसे श्याम श्याम बाबा सही बुला देते हैं, नहीं किया ना, ये नहीं, हिमांशु जी कर लिया आपने, जैसे श्याम, जैसे श्याम बोल, सारा कर लिया। ट्रू फॉल्स में डाउट किसी को, 1 से लेके 6 ट्रू फॉल्स है, किसी को डाउट हो बेटा, है क्या किसी को डाउट? मल्टी चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, मल्टी चॉइस क्वेश्चन में 1 में डाउट, 2 में डाउट, मैं नंबर बोल रहा हूँ जिस नंबर पे वो बता देना, 3 में डाउट, 4 में डाउट, 5 में डाउट, 6 में डाउट, 7 में डाउट, 8 में, 9 में, कोई मल्टी चॉइस में डाउट नहीं है। मैं 7th नहीं बोल रहा था, आपको किसमें डाउट है हिमांशु? 7 देखिए बेटा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आईडीबीआई बैंक, बैंक है बेटा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म ये है, वैसे आईडीबीआई बैंक सबको पता है। आईडीबीआई बैंक है एज ए मीडियम टर्म लोन फॉर एक्यूमेंटिंग वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए आपने पैसा लिया आईडीबीआई बैंक से, किसके लिए? उसको मीट करने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए आपने वर्किंग कैपिटल के लिए क्या लिया है? पैसा लिया है। ठीक है, अब सिंपल सा है, क्वेश्चन में लिखा है कि आपने वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लिया है। ठीक है, तो ये कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पहली बात तो ये एक्सपेंडिचर है ही नहीं, पैसा लिया है तो ये रिसिप्ट है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है ही नहीं, एक्सपेंडिचर है ही नहीं, पैसा मिला है आपको, पैसा लिया है आपने, तो क्या है ये? रिसिप्ट है। तो माइंड से ये तो निकाल ही दो कि एक्सपेंडिचर है। समझाए मेरी बात? अब मैं एक ऑप्शन देता हूं, उसने दिया नहीं, डी ऑप्शन मैं देता हूं, रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती, जो बिजनेस को रन करने से, ऑपरेट करने से, चलाने से जो होती है वो क्या होती है? रेवेन्यू। जैसे कि सेल है ना, किसी का काम फाइनेंस का है तो इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, याद है इन्वेस्टिंग कंपनी है तो है ना, वो इनकम उसकी रेवेन्यू है। तो बेटा ये बिजनेस को चलाने के लिए तो ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से आती है, जो बिजनेस को रन करने से आती है, वो क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। और ये क्या बेटा? कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, 9 नंबर देखो बेटा, इफ रिपेयर कॉस्ट इज ₹25 लाख। मेरे को ना ऐसा मेरे को ये लग रहा है कि आप में से किसी बच्चे ने किए नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है काफी बच्चों ने नहीं किया होगा, मेरे को डाउट है, क्योंकि इसमें डाउट आता है बच्चों को, काफी किया नहीं होगा। इफ रिपेयर कॉस्ट इज ₹25,000, व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंस क्या किया बेटा? 5,000। आपने मकान की रिपेयर कराई 25,000, आपने कलर वगैरह कराया उसका कितना लगा? 5,000। बोथ दीज एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रेजेंटली यूज्ड बिल्डिंग, ये दोनों के दोनों खर्चे आप प्रेजेंट में जो बिल्डिंग यूज कर रहे हो उसके ऊपर किया आपने। कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग इज ₹2,50,000, आपने बिल्डिंग का एक्सटेंशन किया है, मतलब बिल्डिंग को क्या किया बेटा? बढ़ाया है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसकी कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ गई, बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम इज 19,000, द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड इज, उसने बोला कि खर्चा कितना मानेंगे। एक्सपेंस का मतलब आ गया, मतलब खर्चा बताना है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताना है। बोलो बात समझ आएगी? अब सुनो, नई बिल्डिंग बनाई, बोलो बेटा, आपने क्या बनाई? नई बिल्डिंग। तो नई बिल्डिंग में फिटिंग तो कराओगे ही कराओगे, अपने कराते, बिल्डिंग बनाते इलेक्ट्रिकल फिटिंग नहीं कराते बेटा? हाँ,
ग्राइंडर है वो कटिंग कटर करके कटर मार के झिरी निकाल के पाइप डालता है तार डाल, तो वो उसी का क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नई बिल्डिंग में आपने किया तो सिर्फ आपने प्रेजेंट बिल्डिंग की जो रिपेयर कराई ना और कलर कराया है वो क्या आपका एक्सपेंस है। तो कितना हुआ ये 25 और 5 कितना हो गया 30,000 रुपये खर्चा है। क्या एफिशिएंसी बढ़ेगी उसमें, 4 जने बंदे और आने लग जाएंगे उसके अंदर कमरे में। चेक करो चेक करो चेक करो व्हाइट वॉशिंग सुन लो, इनकम टैक्स में भी प्रूव किया हुआ है व्हाइट वॉशिंग जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। आप दीवार वगैरह पे रिपेयर कराते हो रंग कराते हो क्यों, मेंटेन रखने के लिए अपने मकान को। घर बुला के तो देखो तो सर मेंटेन बेटा, व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कहीं पर भी आ जाए। अब जहां कैपिटल मानना वो बता दे वहां समझा दूंगा। मेरे ये देखो बच्चों ने पैर रख रख के क्या कर दिया, खराब कर दिया, इसको वापस मेंटेन करने के लिए मैं इस पे कलर कराऊंगा। इससे कलर कराने से बेटा इसको मेंटेन रखूंगा, मेंटेन मतलब इसकी मान लीजिए इंजीनियर कहता है कि 40 साल आपकी बिल्डिंग नहीं लेगी, इस तरीके से उन्होंने 20 बनाया, तो 40 साल भी मेंटेन तो करना है। अगर मैं इसको मेंटेन नहीं करूंगा तो 40 साल चलेगी कहां से। देखते नहीं लाइफ है भाई 10 साल ही लेगी, नहीं 10 साल चलेगी बहुत अच्छे से, तो वो चलेगी तब जब उसको तो आप मेंटेन रखोगे, आप उसको मेंटेन नहीं रखोगे तो 10 साल कहां से चल जाएगी। समझाया ना। अब आपके दिमाग में आता है कि हमने ये किया तो उससे लाइफ बढ़ गई, अरे लाइफ जो लाइफ डिसाइड की हुई थी ना आपने वो मेंटेन होगी उसकी। एक मिनट रुको, आप क्या पूछ रहे थे। हाँ बेटा, द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड इज यहाँ पर लिखा है खर्चा कितना मानेंगे, जब भी एक्सपेंस लिखा हो ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते बेटा, खर्चे की बात कर रहा है वो। अगर कैपिटल पूछेगा तो 100% बताएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्चे को एक्सपेंस भी बोलते हैं ना बेटा, एक्सपेंडिचर होता है ना वो, समझाया। खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अपने क्या बोलते हैं, एक्सपेंस भी बोलते हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस नहीं बोलते। बोलो बात सही है गलत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपने क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब बताओ बेटा, सिक्स निकालो, सिक्स में दोबारा डिस्कस। सिक्स ट्रू बोल देखो बेटा, ट्रू बोल सिक्स है, लीगल फीस है बेटा ये तो। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देखो बेटा, ट्रू फॉल्स नहीं है ना तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट का सिक्स बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट का सिक्स आ जाओ बेटा। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द रिपेयर एंड व्हाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज। मैंने आपको पहले बताया था बुक वाले के जंक्शन कि खरीदते के साथ फर्स्ट टाइम ओवरऑल कराए या वो कराए तो बुक वाला क्या जंक्शन लेता है। ध्यान रखना ये बात, कभी भी ओल्ड एसेट्स खरीदते के साथ ओवरऑल कराए या तो एसेट्स को क्या करता है, मैं अपने पुराना मकान लेते हैं बेटा, वो कहता है कि 10 लाख का मकान मिल जाएगा, बढ़िया मकान है और 2 लाख रुपए ऊपर लगा लेना, ठीक है 5 साल तेरे को नहीं लेगा। लेकिन 5 साल कब नहीं लेगा, जब 2 ऊपर लगा देगा। लेके तैयार नहीं करते मकान, कहता है यार लिया है लेकिन अभी थोड़ा रहने लायक नहीं, उसको तैयार करवा रहा हूँ, फर्श वगैरह टूटा हुआ है ये, तो उसको ये ध्यान रखना बुक वाले के जो रियलिटी में प्रैक्टिकली सही भी है कि लेते के साथ जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो अपने उसको क्या मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कार खरीदी, कार की आपने अपने नाम रजिस्ट्री कराई तो वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड होगा बेटा, आया होगा आपके इसमें। बिल्डिंग खरीदी उसकी रजिस्ट्री कराई वो भी उसकी कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा, आपका ओनरशिप मिल रही है आपको उससे। और किसी को डाउट है उसमें, ये साहब को बेटा कोई डाउट कर लिया था आपने, लोकेश कर लिया। सब्सिडी मिली, सब्सिडी क्या होती है बताओ, वो तो मेरे को ध्यान है छूट है। सब्सिडी कौन सी रिसिप्ट मानोगे आप, बिजनेस के एसेट से रिलेटेड मिली है, किससे रिलेटेड, तो कैपिटल रिसिप्ट मान लेंगे, ध्यान रखना।
और रनिंग के बिजनेस को चलाने के लिए मिली तो क्या मानेंगे, रेवेन्यू। इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। चलिए इससे, चलिए नेक्स्ट बेटा, कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, ये भी आगे अलग से दे रखा है, अपने कर लेते हैं खत्म इसको भी। देखो बेटा ध्यान से सुनना, कंटीजेंट एसेट्स एंड ये 2 नंबर में आ सकते हैं, और ये चीज है। देखो बेटा कंटीजेंट लायबिलिटी आपने कई बार पढ़ा है, कंटीजेंट एसेट्स भी कई बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसको डिटेल में समझ लो बेटा। सुनो, कंटीजेंट एसेट्स और कंटीजेंट लायबिलिटी। बेटा कंटीजेंट एसेट्स का मतलब ये होता है, हम कब डिसाइड करते हैं ये चीज कंटीजेंट है। बेटा जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट, इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं 31 मार्च को या 31 दिसंबर को, तब हम कुछ चीजों का क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, जिसको हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कर सके, डिस्क्लोज कर सके। वर्ड क्या यूज होता है, डिस्क्लोज कर सके, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 31 मार्च को फाइनल अकाउंट बनाए, फाइनल बैलेंस शीट बनाई, तो उस दिन आप 31 मार्च को ऐसा कोई इवेंट, ध्यान से सुनना, ऐसा कोई जो 31 मार्च को एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, 31 मार्च को क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, वो इवेंट का होना आपका होना चाहिए, और उस इवेंट का अक्कर होने के चांसेस क्या हो, हाई हो। क्या हो बेटा, एक होता है प्रोबेबल, एक होता है रिमोट, और एक होता है हाई। हाई का मतलब 70-80% नॉर्मली, उस इवेंट के अक्कर होने का चांस क्या हो, प्रोबेबल का मतलब 50-50 के लिए, और रिमोट का मतलब बहुत कम चांस है, ठीक है। अगर उसका होने का चांस क्या हो, कंटीजेंट है, और वो इवेंट भी 31 मार्च को या 31 दिसंबर को या बैलेंस शीट डेट को क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, मतलब उस दिन ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बिजनेस में हमारे को पैसा आएगा ही आएगा, वो कंटीजेंट है, आने की संभावना है। तो हम आने की संभावना है तो अपने उससे क्या मानते हैं, कंटीजेंट एसेट्स मानते हैं, मतलब वो इवेंट उस दिन क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। समझ आ गया मेरी बात। मान लीजिए आपने किसी के ऊपर शू किया हुआ है, केस किया हुआ है, और आपको पता है कि आप उसमें जीतोगे, एडवोकेट ने कहा कि अपनी बहुत ज्यादा चांसेस है जीतने के केस को, और आपको डैमेज मिलेगी, क्लेम मिलेगा, तो वो आपकी क्या बनेगी बेटा, कंटीजेंट एसेट। 31 मार्च को केस चल रहा था, अभी कोर्ट से डिसीजन नहीं आया था, लेकिन एडवोकेट कहता 99% अपने केस अपने फेवर में है, अपने को ये क्लेम मिलेगा ही मिलेगा, तो बताओ वो क्या बन गई बेटा, कंटीजेंट एसेट। मतलब उस दिन वो क्या कर रही थी, एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन फाइनलाइजेशन नहीं हुआ था उसका। समझा के। अब हमारा एक कंसेप्ट होता है कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म, ध्यान से सुनना, कन्वेंशन ऑफ, वो कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, फ्यूचर में कोई, या फ्यूचर में कोई एसेट में इनकम होने वाली है, उसके लिए आप प्रोविजन मत बनाओ, मतलब प्रोविजन इन द सेंस उसको बैलेंस शीट पे शो ही नहीं करना आपने, उसको आपको बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करना है। बात समझ आ गई। सिर्फ आप बैलेंस शीट में उसको फुट नोट में डिस्क्लोज कर दो, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं नीचे, वहां पर क्या कर सकते हो, डिस्क्लोज कर सकते हो, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो रिपोर्ट होती है उसमें बता सकते हैं अपने। आगे बात समझे, तो वहां पर शो कर दो, बैलेंस शीट में उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, क्लियर होगी बात। अब आती है बात कंटीजेंट लायबिलिटी की, ये तो बहुत बार आई है। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब जो फाइनेंशियल
स्टेटमेंट बना रहे हो उस दिन वो इवेंट एग्जिस्ट करता है कि वो आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है, बट अभी फाइनल नहीं है। अब उसका रिवर्स एग्जांपल ले लो, आप पे किसी कस्टमर ने या किसी ने क्या कर रखा है, केस कर रखा है, और आपका वकील कहता है हारने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, हमें डैमेज देना पड़ेगा, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, कंटीजेंट लायबिलिटी। बोलो बात समझाएगी नहीं। दूसरा, कोई क्वालिटी क्लेम का केस चल रहा है, आपका प्रोडक्ट था उस पर क्लेम क्वालिटी बहुत बेकार थी, पुअर थी, कस्टमर ने आपके अगेंस्ट एक्शन लिया हुआ है गुड सेल्स एक्ट के अंदर, तो आपको क्वालिटी क्लेम देना पड़ेगा। आपने कोई बिल था आपका, आपने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, ध्यान से सुनना, आपने वो बिल क्या किया बेटा, एक कस्टमर था उस पर आपने बिल लिखा, उस कस्टमर ने बिल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट, आपने लिखा था, आपका क्या बन गया, बीआर, उसका क्या बन गया, बीपी। आफ्टर 3 मंथ वो आपको पेमेंट देगा, आपको पैसे की जरूरत थी, आपने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, मतलब एडवांस में बैंक से पेमेंट ले ली, बैंक आफ्टर 3 मंथ उससे मांगेगा, अगर वो पेमेंट नहीं देगा तो बैंक आपके पास आएगा, अगर बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक आपसे डिमांड करेगा। बोलो बेटा, तो 31 मार्च को आप उसे क्या दिखाओगे, कंटीजेंट लायबिलिटी। अगर आपने कोई बिल डिस्काउंट कराया हुआ है या इंडोर्स किया हुआ है, क्या किया हुआ है, और 31 मार्च तक अभी तक वो बिल की पेमेंट नहीं हुई है, किसने नहीं किया है, एक्सेप्टर ने, क्योंकि उसकी ड्यू डेट नहीं आई है, मैच्योरिटी डेट नहीं आई है, मैच्योरिटी डेट पे करेगा, लेकिन मैच्योरिटी डेट मान लीजिए 10 जुलाई है या 10 मई है और 31 मार्च को आप बैलेंस शीट बना रहे हो, तो 31 मार्च को आप क्या दिखाओगे, उसे कंटीजेंट लायबिलिटी। अगर उसने दी तो आपको देनी पड़ेगी वो पेमेंट। बोल बात समझाएगी नहीं, क्लियर होगी भाई बात, समझ। अब देखिएगा, इसने तो भर भर के लिखा हुआ है बेटा, कंटीजेंट एसेट्स के बारे में बोला है, ए पॉसिबल एसेट्स अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट एंड देयर एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म ओनली आफ्टर अकरेंस ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। मैंने क्या बोला, इवेंट, इसने क्या बोला, फ्यूचर इवेंट, बिल्कुल सही है, 31 मार्च को वो आगे का है तो वो क्या कहलाएगा, फ्यूचर इवेंट ही कहलाएगा। समझ आ गई मेरी बात, सुनना, ए पॉसिबल एसेट्स मतलब हमें फ्यूचर में कोई चीज मिलने वाली है, कोई बेनिफिट मिलने वाला है, अराइजेज फ्रॉम द पास्ट इवेंट, पास्ट में कुछ क्या किया था आपने, वर्क किया था, कोई इवेंट, कोई काम किया था, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड, और उसका वो एग्जिस्टेंस कंफर्म कब होगा, आफ्टर अकरेंस ऑफ, आफ्टर अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। कहता वो कंफर्म कब होगी, जब फ्यूचर में कोई इवेंट क्या हो जाएगा, अक्कर हो जाएगा, या फ्यूचर में कोई इवेंट अक्कर नहीं होगा। बात सुन ला, अब दो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो गया। अगर आप केस जीत जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, क्लेम, तो अक्कर होने पे हो गया। बोलो बात समझे। अब मान लीजिए किसी पार्टी ने आपकी कोई लैंड है उस पे पोजेशन किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है और केस चल रहा है, ठीक है, आप कह रहे हो कि ये हमारी कंपनी की लैंड है और वो कह रहा है हमारी कंपनी की लैंड है ये, या प्लॉट, जो भी चीज को लेके मतलब ओनरशिप को लेके चल रहा है झगड़ा। अब अगर वो केस नहीं जीतता, अगर वो दूसरी पार्टी ने केस किसने किया है, दूसरी पार्टी ने, पोजीशन भी उसी के पास है, अगर वो केस नहीं जीतता, केस तो हमारी एसेट्स बन जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो मतलब फ्यूचर का कोई ऐसा इवेंट है जिसके अकरेंस होने से या अकरेंस उसके ना जीतने से, नॉन अकरेंस हो गया ना, उसके ना जीतने से, अकरेंस मतलब उसका जीतना इम्पॉसिबल हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, या हमारा जीतना पॉसिबल हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, तो उस केस में हमें क्या मिल जाएगी, ओनरशिप मिल जाएगी। मेरी बात समझे कि नहीं। तो वो हमारी क्या होती है बेटा, एसेट्स होती है, और जो कब डिसाइड होगी, फ्यूचर में, और फ्यूचर क्या नहीं है, अनसर्टेन मतलब कंटीजेंट है वो, क्या बेटा, समझा क्या। कहता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन, कहता ऑब्लिगेशन है ना बेटा, अगर बिल डिसऑनर हो गया तो आपको देना पड़ेगा, वो आपकी लायबिलिटी है। ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट, आपने पास्ट में बिल लिखा था,
एक्सेप्ट किया था उसने, आपने बिल को बैंक से क्या कराया था, डिस्काउंट कराया था, उस वजह से फ्यूचर में आएगी। समझ आया भाई, आपने कोई ट्रांजेक्शन पास्ट में की होगी तभी तो उसका वो होगा फ्यूचर में। कहता है आपने एक पॉसिबल ओब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट एंड मे अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। बिल्कुल सेम डिट्टो डेफिनेशन लिखी है इसकी। क्या लिखे बेटा, डिट्टो। ठीक है जी, हमने पास्ट में कोई काम किया था, वो अभी उसके अकरेंस होने या ना होने से हमें फ्यूचर के अंदर क्या करना पड़ेगा, कोई पेमेंट करनी पड़ेगी, और वो अभी फ्यूचर का इवेंट क्या है बेटा, अनसर्टेन। क्लियर है। अब यहां पर वही बातें बताई हुई है इसके अंदर कि कंटीजेंट एसेट्स होगी, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो रिपोर्ट होती है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें रिपोर्ट में शो करेंगे। ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर नॉर्मली। पढ़ देता हूं। ए कंटीजेंट एसेट्स में बी डिफाइंड इन द पॉसिबल एसेट्स दैट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट एंड whose existence will be confirmed। वही डेफिनेशन लिखिए, ओनली आफ्टर अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। सेम डेफिनेशन लिखिए बेटा। नॉट ओनली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। कहता है वो पूरी एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं होती। अगर एंटरप्राइज के कंट्रोल में हो जाए तो फिर अनसर्टेन तो हुआ ही नहीं, फिर तो उसके कंट्रोल में वो चाहे वो ऊपर से आंसर आ जाए, फिर तो कंटीजेंट कहाँ हुआ। जब जो मेरे मेरे कंट्रोल में है कोई चीज, तो वो कंटीजेंट कहाँ हुई हो, तो मेरी इच्छा पे डिपेंड है वो, तो फिर मेरी बात समझा क्या। जो मतलब जो बिजनेस एंटिटी है, जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म, उसके कंट्रोल में नहीं होती। It is usually arise from the unplanned or unexpected event that give rise to the possibility of an inflow of economic benefit। आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलेगा, पैसा आएगा, मतलब इनफ्लो। एसेट्स में क्या पैसा आता ही है, बोलो बेटा, बेनिफिट ही मिलता है एसेट्स में, और लाइबिलिटी में क्या होता है, ओब्लिगेशन होता है। ठीक है। इकोनॉमिकली बेनिफिट टू द बिजनेस एंटिटी, फॉर एग्जांपल ए क्लेम दैट एंटरप्राइजेज ऑफ परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन एज ए कंटीजेंट एसेट्स। वही दिया बेटा, क्लेम चल रहा है, क्लेम के बारे में चल रहा है, आपने किसी पे क्लेम किया हुआ है, आपको डैमेज मिलने वाला है, और उससे पैसा आपको क्लेम मिलेगा, डैमेज मिलेगा, तो वो क्या आपकी, जो मैंने एग्जांपल दिया था वही लिखा हुआ है इसके अंदर। समझ आ गया कि नहीं आ गया। एज पर द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस एज वेल एज द प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। प्रूडेंस समझते हो, बुद्धिमत्तापूर्ण कोई निर्णय, मतलब जजमेंट सही। एज पर द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस एज वेल एज प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एन एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज द कंटीजेंट एसेट्स। कहता हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और हमारे प्रूडेंस में ये लिखा हुआ है कि हम कंटीजेंट एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते। मैंने बताया आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यही लिखते बोलते हैं कि कंटीजेंट एसेट्स को आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करता। ठीक है। दीज एसेट्स आर अनसर्टेन, क्योंकि एसेट्स क्या होती है, अनसर्टेन होती है, एंड मे अराइज फ्रॉम द क्लेम विच एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू ए लीगल प्रोसीडिंग। एक लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोई केस चल रहा है, हमें उस पर बेनिफिट जीत के तो मिलेगा, नहीं मिल जीते तो नहीं मिलेगा। देयर इज अनसर्टेनिटी इन रियलाइजेशन ऑफ क्लेम, क्योंकि उसमें क्लेम मिलेगी क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है, वसूल होगा या नहीं। इट इज पॉसिबल दैट रिकॉग्निशन ऑफ द कंटीजेंट एसेट्स में रिजल्ट रिकॉग्निशन ऑफ इनकम दैट में नेवर बी रियलाइज्ड। कहता है कि आपने अगर उस कंटीजेंट एसेट्स को रिकॉग्निशन कर लिया तो उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो आपको रियलाइज होगी या नहीं होगी। ठीक है। हाउएवर व्हेन द रियलाइजेशन ऑफ इनकम इज वर्चुअली सर्टेन, ठीक है, देन द रियलाइज एसेट टू बी नो लॉन्गर रिमेन एज ए कंटीजेंट। मतलब बिल्कुल सर्टेन हो चुकी है कि आपको वो पैसा मिलेगा, तो आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, और फिर वो कंटीजेंट भी नहीं है, सर्टेन ही होगी। देखो सर्टेन होते ही वो कंटीजेंट होने की कंडीशन क्या है, अनसर्टेन। कहते अगर वो सर्टेन हो जाए तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इट मीन सर्टेन होते वो कंटीजेंट कहलाएगी नहीं। कुल मिला के जो तीन बातें बताइए वही लिखी हुई है बेटा, आप देख लो चाहिए। अब सुनो, एक कंटीजेंट एसेट नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वर्ड में पहले बोल चुका हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज क्या लिखा है, नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बच्चा कहता सर आपने कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करेंगे, मैंने कहा था बेटा नोट्स टू अकाउंट्स में से दिखा सकते हैं, अगर उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है तो, नहीं अगर नहीं तो फिर अपने क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में क्या करेंगे, शो करेंगे। ये बात बताई थी। A contingent asset usually disclosed in the report of the approving authority।
अब ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ, अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन सी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब कंटीजेंट एसेट्स को कहता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं भी करते हो, जरूरत भी नहीं होती, आजकल प्रैक्टिस ऐसी चल रही है नहीं करते हैं, लेकिन किस में दिखाते हैं फिर अपने बोर्ड अथॉरिटी जो है कंपनी की या एंटरप्राइज की, उस अथॉरिटी की रिपोर्ट में। और कंपनी या एंटरप्राइज की अथॉरिटी कौन होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द केस ऑफ कंपनी। अब कंपनी है तो उसमें अथॉरिटी कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। एंड द कोरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इन केस ऑफ एनी अदर एंटरप्राइजेज। अगर मान लो कंपनी के अलावा कोई भी और कोई कंपनी है, मान लो फर्म है या कोई और भी है, तो उसमें मेन अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है? जिसके पास पावर है कंपनी फर्म की, जो भी जिसके पास पावर है उसकी रिपोर्ट में दिखाएंगे। समझ आ गई मेरी बात? मतलब ओनर की रिपोर्ट में यार एक तरीके से समझ सकते हो, समझ आ गया, जो कंपनी को क्या कर रहा है? चला रहा है, रन कर रहा है। इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, और वो भी कब दिखाएंगे? जब प्रोबेबल है, चांस है उसके। रिमोट है, नहीं दिखाएंगे, फिर तो होने का कोई है ही नहीं। समझा गया? प्रोबेबल 50% से ज्यादा चांस है, प्रोबेबल है, समझ आ गया? तब दिखाएंगे। कंटीजेंट एसेट्स आर एसेस्ड continually, and if the become virtually certain that the inflow of economic benefit will be arise, the assets and the related income are recognized in the financial statement of the period which is the chance occur. समझ आ गई मेरी बात? दोबारा पढ़ो ले। आगे समझिए, क्या समझा सवाल बेटा? कंटीजेंट एसेट मतलब पहले तो हम उसे फुटनोट्स में दिखा देंगे, फिर हम उसे मतलब कंटिन्यूअसली असेस करते रहेंगे, जब भी वो एक्चुअल में पेमेंट आ जाएगी तो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो बिल्कुल। जब तक वो कंटीजेंट रहेगी, मान लो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो ऐसे वो तब तक फैसला ही नहीं आया बेटा कोर्ट में, है ना? तो कंटिन्यूसली आपके चांस है उसके आने के, तो आप उसको दिखाते रहोगे, और जैसे ही वो सर्टेन हो जाएगी तो आप उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कर लोगे? रिकॉर्ड कर लोगे। ये बिल्कुल सही। उसको कंटिन्यूअली असेस करते रहोगे। मान लो कंटीजेंट थी, अब आपको लगता है 3 5 साल, अरे बेटा छोड़ो, 10 साल केस चलता है। समझ आ गया? जब तक वो कंटीजेंट है तब तक आप उसे अपनी एसेस करते रहोगे, दिखाते रहोगे, जब वो सर्टेन हो जाएगी तो आप उसे रिकॉर्ड कर लो। कोई डाउट है किसी को? कुल मिला के इसमें इसका कंक्लूजन निकालना तो 5-6 वर्ड्स में कंक्लूजन आ जाएगा। क्या बेटा? कंटीजेंट एसेट जो है वो हम जो फ्यूचर पास्ट में कोई इवेंट हुआ था और उसका रिजल्ट कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। और फ्यूचर अभी तक क्या है? आंसर है। नंबर 1। नंबर टू बोलो, कुछ भी बोलो। उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करते, जरूरी नहीं है दिखाना, और ना ही बैलेंस शीट के अंदर दिखाते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है पूरी, ट्रेडिंग पेंडल, बैलेंस शीट, नोट टू अकाउंट्स को पूरे को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट उसका एक पार्ट है। समझ आ गई मेरी बात? तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करते नहीं करते, और बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते। समझ आ गया? क्लियर है? क्योंकि ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और हमारा प्रूडेंस यही कहता है कि इसे रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि कंटीजेंट है ये। थर्ड, थर्ड है, इसे हम अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे अगर वो रिमोट है और प्रोबेबल है तो। थर्ड। और फोर्थ, जब तक ये कंटीजेंट है इसे हम दिखाते रहेंगे, और जब ये सर्टेन हो जाएगी तो हम इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके अलावा कोई चीज है तो बता दो आप। बोलो, बात समझाएंगे? अब आ जाइए, द टर्म्स कंटीजेंट लायबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज ए पॉसिबल ओब्लिगेशन। वहां क्या था? पॉसिबल बेनिफिट। क्या क्या है? ओब्लिगेशन। ए पॉसिबल ओब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट। पास्ट में आपने कोई काम किया था, उसका रिजल्ट कब मिलेगा? फ्यूचर में। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय द अकरेंस और नो। और उसका रिजल्ट कब होगा? जब कोई इवेंट अक्कर हो जाए या
of the one or more uncertain future event not only within the control of the enterprise के कंट्रोल में नहीं होती. The present obligation that arise from the past event but is not recognized because it is not probable. It is, देखो क्या लिखा है, a present obligation that arise from the past event but is not recognized because it is not probable that an outflow of resource embodying economic benefit will be required to be settle the obligation or reliable estimation of the amount of the obligation can't be made. दोबारा पढ़ो बी पॉइंट को एक बार. कहता प्रेजेंट में कोई ऑब्लिगेशन है जो कि पास्ट इवेंट से क्या हुआ है, अराइज हुआ है, बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ए 1 और 2. पढ़ना जरा, क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करना? पहली बात तो ये पता नहीं प्रोबेबल है या होगा या नहीं होगा, आउटफ्लो होगा या नहीं होगा. ठीक है. दूसरा, अब कितना देना पड़ेगा उसका एस्टिमेशन नहीं लगा सकते हम. अब हमारे पे कोई लीगल एक्शन हुआ है, अब डैमेज पता नहीं कोर्ट कितना डिसाइड करेगा, कितना देना पड़ेगा, उसके अमाउंट के बारे में भी सर्टेनिटी नहीं है. ठीक है. एक कंटीजेंट लायबिलिटी इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन. अगर आपको लगता है ना बहुत रेयर चांस है तो आप उसे कंटीजेंट नहीं बोलोगे, मतलब बहुत रेयर समझ गए, ना के बराबर, तो उसे नहीं बोलेंगे. कंटीजेंट लायबिलिटी इज पॉसिबल, देखो क्या लिखा, पॉसिबल ऑब्लिगेशन होने के क्या है, चांस है. अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट में अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द, मतलब वो 3 लाइनें बार बार लिख रहा है बेटा, आप भी समझ गए होंगे इसको पढ़ पढ़ के. in future depending on the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future event. ठीक है. एक contingent liability में also be present obligation that arise from the past event. ऊपर भी वही बात, यहां पर भी वही बात. ठीक. An enterprise should not recognize the contingent liability in balance sheet. गलत बात तो नहीं है. ठीक है. It is required to be disclosed in the notes to accounts. अंडरलाइन करो. बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे, और उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे, अथॉरिटी की रिपोर्ट में. किसमें बेटा, रिपोर्ट में. अनलेस पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज रिमोट. क्या लिखा है, आप नोट्स टू अकाउंट में दिखाओगे जब उसकी पॉसिबिलिटी, अगर वो बहुत कम चांस है तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है. हाँ सही है वो तो. नहीं 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 नहीं, ये उन लॉसों की बात नहीं कर रहा बेटा, आप गलत समझ रहे हो. अगर कोई लॉस हुआ है, ये बोल रहे उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, वो तो बिल्कुल है, आप लॉस के लिए प्रोविजन बनाओगे बनाओगे. ये कह रहा है कि कंटीजेंट का मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, आपको कोई पेमेंट देनी पड़ सकती है. नहीं नहीं, अगर उसके बहुत ज्यादा चांसेज है, ठीक है ना, 99% तब वो जाके करेगा, वो तो अपने बनाते ही प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, वो तो नॉर्मल चीजें हैं. ये डैमेज के बारे में बातें कर रहा है बेटा. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है वो, प्लीज आप क्या बना रहे हो, कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या है कि जो आपके एसेट्स से रियलाइजेशन होगा उससे इतना पैसा क्या हो सकता है, डूब सकता है. आपने वो तो एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन बनाया बेटा आपने, ना कि लायबिलिटी के अगेंस्ट प्रोविजन बनाया है. भाई उसमें से उतना पैसा क्या हो सकता है, बैड डेट्स हो सकता है. अब कोई आप फ्यूचर में रिपेयर कराओगे और रिपेयर में क्या लगेगा, खर्चा लगेगा, तो उसके लिए क्या बना लिया, प्रोविजन. फ्यूचर में कोई खर्चा होने वाला उसके लिए प्रोविजन बना. ये तो लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी, ओब्लिगेशन, पेमेंट करनी पड़ सकती है, उसके बारे में बात कर रहा है. वो तो खर्चों के लिए तो प्रोविजन बना ही सकते हो आप, वो एक अलग मैटर है, वो कंटीजेंट के बारे में नहीं है बेटा. ठीक है. If it become probable that an outflow or future economic benefit will be required to be an item previously
कहाँ रहेगी, यहीं से था ना बेटा।